नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विषय में। संगठित अपराध। आखिर संगठित अपराध होता क्या है? मोटे तौर पर सामान्य बोलचाल की भाषा में हम वैसे अपराध को संगठित अपराध की श्रेणी में रखते हैं जो बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, जो कभी स्थानीय स्तर पर तो कभी राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। इस प्रकार के संगठित अपराध को लेकर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर अखिल भारतीय स्तर पर कानून की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। हालांकि कुछ कानून थे, लेकिन इंडियन पीनल कोड, जिसे हम आईपीसी के नाम से जानते हैं, उसमें इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए कोई यथोचित कानून न था और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से पूर्व कि सीआरपीसी में भी इस तरह के कानून के बाबत बहुत कुछ नहीं लिखा गया था। 2023 में बनाया गया भारतीय न्याय संहिता, जिसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है, उसमें संगठित अपराध को लेकर चर्चा की गई है और पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि संगठित अपराध अर्थात ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को परिभाषित किया गया है। यदि हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 को देखें तो पहली बार उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को परिभाषित किया गया है। उसमें कहा गया है कि कोई भी कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी अर्थात जो लगातार सतत आपराधिक गतिविधि है, जिसमें किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग अर्थात जमीन पर जबरदस्ती अवैध कब्जा करना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जिसे हम कहते हैं अनुबंध पर हत्या कर देना, जो आजकल अक्सर देखा जा रहा है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, ड्रग, वेपन और इलिसिट गुड और सर्विसेज या ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम, इन सब को लेकर यदि कोई व्यक्ति स्वयं या अन्य व्यक्तियों के मेल और सामंजस्य से वह कृत्य करता है और वह किसी आपराधिक सिंडिकेट का सदस्य है, वह स्वयं कर रहा है या उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के बिहाफ में कर रहा है, और ऐसा कृत्य हिंसा के रास्ते किया जाए, हिंसा के भय से किया जाए, धमकी से किया जाए, किसी गैरकानूनी रास्ते से किया जाए और उस अपराध के कारित करने के बाद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई मटेरियल बेनिफिट प्राप्त किया जाए या कोई फाइनेंशियल बेनिफिट प्राप्त किया जाए, तो यह अपराध संगठित अपराध की श्रेणी में आएगा। बीएनएस की धारा 111 यही कहती है। तो इसमें कौन कौन से कानून आते हैं? तो कानून कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस होना चाहिए। अगर वो कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है और उसमें शामिल है कौन कौन? किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, साइबर क्राइम, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, गुड्स, ड्रग्स, वेपन्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर द सोल पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम, और यह किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाए या अन्य व्यक्तियों के सहयोग से किया जाए, और वह व्यक्ति अगर किसी भी संगठित अपराध सिंडिकेट अर्थात ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का सदस्य हो और इस कृत्य को आइदर वो वायलेंस के साथ कर रहा हो, हिंसा के साथ, या वायलेंस की धमकी देने के बाद कर रहा हो, या दबाव में कर रहा हो, या किसी अन्य गैरकानूनी रास्ते को अपनाकर किया जा रहा हो और उससे कोई मटेरियल बेनिफिट लिया जा रहा हो जिसमें फाइनेंशियल बेनिफिट भी शामिल हो, तो ऐसे अपराध को संगठित अपराध आईपीसी में माना गया है। संगठित अपराध के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक समूह है, वो होना चाहिए, या एक व्यक्ति ही कर रहा है तो उसे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का सदस्य होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी आखिर होती क्या है? तो कॉन्टिन्यूइंग क्रिमिनल एक्टिविटी या अनलॉफुल एक्टिविटी को हम ऐसे समझें कि लगातार विधि विरुद्ध कार्य
वैसा कार्य जिसे विधि द्वारा गैरकानूनी घोषित किया गया है और उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है, तो वो सारे कार्य जो गैरकानूनी एवं संज्ञेय अपराध माने जाते हैं। संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसको शेड्यूल ए के तहत किसी भी पुलिस पदाधिकारी को बगैर वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, तो वह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें 3 वर्ष या उससे ज़्यादा की सजा हो। तो यदि कोई भी व्यक्ति जो गैरकानूनी कार्य कर रहा हो एवं संज्ञेय अपराध के लिए जिसमें 3 वर्ष या 3 साल से ज़्यादा की सजा हो, यदि किसी व्यक्ति पर पिछले 10 वर्षों की अवधि के भीतर एक सक्षम न्यायालय में ऐसा कोई भी एक चार्जशीट या अधिक चार्जशीट दायर किया गया हो और माननीय न्यायालय ने उस व्यक्ति के विरुद्ध किए गए अपराध के बाबत अगर संज्ञान लिया हो, अर्थात अपराधों का संज्ञान उस चार्जशीट जो दायर किया गया है व्यक्ति के विरुद्ध लिया है, तो ऐसा कृत्य और उसमें यदि आर्थिक अपराध भी शामिल है तो उस कृत्य को कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी माना जाएगा। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी वो आखिर क्या है जिसे हम आर्थिक अपराध कहते हैं? तो आर्थिक अपराध में पहला जो आर्थिक अपराध होता है उसे आप कहें कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्याय भंग जिसे कहें, या आपराधिक विश्वासघात कहें, या आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम सब सुनते हैं अमानत में खयानत। यदि उस तरह का कोई कृत्य किया जा रहा है, कोई भी दस्तावेज जिसे कूट रचित किया जा रहा हो, जिसमें फॉर्जरी की जा रही हो, कोई भी काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसी नोट्स हो रहा हो, बैंकिंग नोट्स हो रहा हो, गवर्नमेंट स्टैम्प्स हो रहा हो, हवाला का ट्रांजैक्शन हो रहा हो, मास लेवल पर मार्केटिंग फ्रॉड किया जा रहा हो, जो अक्सर हम देखते हैं कि इतना रुपए लगाएं इतना अधिक पाएं, इस तरह के मार्केटिंग फ्रॉड्स होते हैं, या कोई स्कीम चलाकर किसी को धोखा दिया जा रहा हो, या अनेक व्यक्तियों को डिफ्रॉड करने के उद्देश्य से कोई भी स्कीम लाई गई हो, या कोई भी स्कीम इस तरह से चलाया जा रहा हो जिसके वजह से बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इत्यादि को घाटा होता हो, तो इसे हम इकोनॉमिक ऑफेंस की श्रेणी में रखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अर्थात संगठित अपराध के लिए कौन से दंड के प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 में किए गए हैं। तो यदि किसी भी संगठित अपराध के किए जाने से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इफ द डेथ इज कमिटेड टू ए पर्सन अगेंस्ट whom ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैज बीन कमिटेड, तो ऐसे आरोपित को मैक्सिमम कैपिटल पनिशमेंट अर्थात मृत्यु दंड से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है और कम से कम जुर्माना 10 लाख रुपए होगा। लेकिन वहीं पर है कि अन्य परिस्थितियों में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने में न्यूनतम सजा 5 वर्ष और अधिकतम सजा आजीवन कारावास तक और कम से कम 5 लाख रुपए की जुर्माना हो सकती है। अब सवाल उठता है कि कोई भी व्यक्ति वो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व ना हो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कमिट करने में, लेकिन वो उकसा रहा हो, प्रयास कर रहा हो, उस तरह की साजिश रच रहा हो, या उसे होने में फैसिलिटेट कर रहा हो, या कोई अन्य भूमिका का निर्वहन कर रहा हो, तो वैसी परिस्थितियों में कम से कम 5 साल और अधिक से अधिक लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा के साथ साथ कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना उस व्यक्ति पर लगाया जा सकता है। साथ ही यदि आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य हैं, तो भी आपको 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और जुर्माना 5 लाख से कम नहीं। इसके बाद आता है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर जानकारी में वैसे व्यक्ति को जिस पर आरोप है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमिट करने का, उसको हार्बर करता है, आश्रय देता है या उसे छिपा देता है, तो वैसी भी परिस्थिति में कम से कम 3 वर्षों से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है और जुर्माने की राशि कम से कम 5 लाख रुपए तक है। अब एक प्रश्न उठता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से बहुत सारे फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी भी आते हैं, तो इस पर भी भारतीय न्याय संहिता का जो ये कानून है
उसने विस्तृत रूप से दिया है कि यदि कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से प्राप्त संपत्ति पर कब्जा रखता है या उसके प्रोसीड्स को प्राप्त करता है, प्रोसीड्स हुआ कि बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम द कमीशन ऑफ द क्राइम, तो उसे फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो उसे भी कम से कम 3 वर्ष की सजा से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। और कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सदस्य की हैसियत से किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कब्जा रखता है और जब उससे हिसाब खोजा जाता है किसी भी सरकारी फोरम से, किसी भी सरकारी संस्थान से, जिसे वो इंक्वायर करने का पूरा अधिकार है, आपसे पूछने का अधिकार है कि पर्टिकुलर संपत्ति आपने कैसी अर्जित की, और वो अगर ये बताने में असफल रहता है तो कम से कम 3 वर्ष से लेकर अधिकतम 10 साल की सजा के साथ साथ 1 लाख जुर्माना की राशि भी दी जा सकती है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मीनेस को कंट्रोल करने के लिए जो एक रैकेट चलाकर, एक सिंडिकेट चलाकर समाज को कमज़ोर किया जा रहा है और तरह तरह के तरीके के क्राइम किए जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए नए सरकार द्वारा जो ये पहल लाया गया है, ये काफ़ी स्वागत योग्य है। धन्यवाद। एक प्रार्थना होगी, यदि पसंद आया हो वीडियो तो एक बार शेयर करना और कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।